देखिए, ये कोई पहला वाकया नहीं है आतंकवाद का। इसी साल में अप्रैल में पुंछ में हुआ, उसके बाद मई में राजौरी में उसमें भी कई लोगों की जान गई। तो सरकार, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाह रही है। जब 2016 में नोटबंदी हुई थी, तब उस टाइम पे इन्होंने ये कहकर अपनी इस बात को डिफेंड किया था कि सबसे बड़ा जो नोटबंदी का कारण हम जो जिसके लिए हम कर रहे हैं, आप खुद देखना कुछ सालों में आतंकवाद पे रोक लग जाएगी। पर आप खुद देख सकते हैं कि कहाँ से रोक लगी आतंकवाद में। इनका कहीं मंशा होती इस चीज को रोकने की तो 5 साल होने वाले हैं। अब तक पता चला कि कहाँ से RDX आया था, कौन इस अटैक के पीछे है। जब इनका कुछ इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है चीजों में, बजाय कि इसके ये डाइवर्ट कर देते हैं लोगों को, कहीं पे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करा के, धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन बनाया, वो भी बेरोजगारी दिवस के रूप में। आज का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उनको उम्मीद थी, आपके सामने ही अगर रिकॉर्ड तोड़ नौकरियां दी होती तो क्या जरूरत थी बाहर जाने की लोगों को। क्यों बच्चे बाहर जा रहे हैं। उनके टाइम पे जब सरकार थी 10 साल और वो CM थे, रोजगार में सबसे नंबर 1 पे था हरियाणा, पर कैपिटा इनकम में भी नंबर 1 पे था हरियाणा, खुशहाल था हरियाणा। और आज देख लो क्या है, अपराध में नंबर 1 है, बेरोजगारी में भी नंबर 1 है। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टियों में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस में इन दिनों उठक पटक जारी है। इस वक्त मेरे साथ हरियाणा कांग्रेस के यूथ महासचिव, प्रदेश महासचिव विशाल सैनी जी हैं। सबसे पहले तो सर, जो अनंतनाग में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो अनंतनाग में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें हमारे सेना के 2 ऑफिसर्स और JNK पुलिस के एक DSP जो है, जिन्होंने शहादत दी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। देखिए, ये कोई पहला वाकया नहीं है आतंकवाद का। इसी साल में अप्रैल में पुंछ में हुआ, उसके बाद मई में राजौरी में उसमें भी कई लोगों की जान गई। तो सरकार, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाह रही है। एक तरफ तो वो कहते थे 2014 में कि हम लोग जब आएंगे तो देखना, पाकिस्तान के अगर हमें 2 सर दिए तो हम 4 काट देंगे, ऐसी ऐसी बातें मतलब किया करते थे। पर आज संवेदनशीलता है ही नहीं कहीं भी उनके किसी उसमें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सरकार, और एक बात और, जब 2016 में नोटबंदी हुई थी, तब उस टाइम पे इन्होंने ये कहकर अपनी इस बात को डिफेंड किया था कि सबसे बड़ा जो नोटबंदी का कारण हम जो जिसके लिए हम कर रहे हैं, आप खुद देखना कुछ सालों में आतंकवाद पे रोक लग जाएगी। पर आप खुद देख सकते हैं कि कहाँ से रोक लगी आतंकवाद में। क्या आपको लगता है कहीं से रोक लगी है आतंकवाद में? कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर कहते हैं कि हमने तो मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, हमने आक्रमण भी किए हैं, लेकिन जो कांग्रेस सरकार थी उसमें तो हमारे जवान शहीद होते थे। आपके सामने ही है कितने जवानों की शहादत जो गई है। मैं तो ये कहूंगा कि आप इन चीजों पर राजनीति क्यों कर रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम पे आक्रमण नहीं हुआ, हमारे टाइम पे आक्रमण हुआ। आप बजाय कि इन चीजों में राजनीति करने के, इस चीजों कोशिश करें कि कैसे इन चीजों में रोक लगाई जाए, कैसे आतंकवाद पर रोक लगाई जाए, जिससे जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और उनके परिवार देखो ना जो पीछे से रह जाते हैं, उनका क्या होगा। तो लगता है कि बीजेपी राज में आतंकवाद पर रोक लगी है। आप खुद देख सकते हैं कि इनके कितने लीडर्स की स्टेटमेंट आती है आतंकवाद के ऊपर। जो भी लोग शहीद हुए हैं, मैं इस अटैक की बात नहीं कर रहा, पिछले 5 साल की लगा रहा हूँ। 2019 में पुलवामा में अटैक हुआ था। अगर इनका कहीं मंशा होती इस चीज को रोकने की तो 5 साल होने वाले हैं। अब तक पता चला कि कहाँ से RDX आया था, कौन इस अटैक के पीछे है। जब इनका कुछ इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है चीजों में, बजाय कि इसके ये डाइवर्ट कर देते हैं लोगों को, कहीं पे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करा के, धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे। कोई भी इस तरह की कोई चीज होगी, आप देखना कि उसके कुछ दिन में ही कुछ ऐसा होगा कि ये लोगों का दिमाग जो डाइवर्ट कर देंगे कहीं और। मणिपुर का देख लो क्या हुआ। मणिपुर में भी 4-5 महीने हो गए आग लगी हुई है। उसके बाद आप ये देखो, वो जो लड़कियां हैं जिनके साथ एक इतना, मैं कहूंगा कि अगर कोई वो वीडियो जिसने देखा होगा खुद खून खोल गया होगा। पर हमारे प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, इतने MP हैं, इनके मंत्री हैं, MLA हैं, किसी ने भी कोई भी बात नहीं कही, कोई स्टेटमेंट नहीं दी। और ना ही कोई, मुझे लगता है कोई कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ। वो तो डाइवर्ट कर देते हैं कहीं ना कहीं माइंड को, लोगों को बस कहीं हिंदू मुस्लिम में, कहीं धर्म में, कहीं जाति में घुसा के जो मेन मुद्दा है उसको भटकाने का काम कर रहे हैं।
बस यही इनकी राजनीति है। आप यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं, लगातार युवाओं के बीच जाते हैं, क्या टीस है युवाओं की, क्या चाहते हैं और क्या कुछ इस सरकार में नहीं हो रहा है युवाओं के लिए? देखो, टीस तो कल ही हमने देख ली थी, जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन बनाया, वो भी बेरोजगारी दिवस के रूप में। आज का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उनको उम्मीद थी, जब 2014 में उन्होंने भाषण सुने मोदी जी के, जगह जगह उन्होंने ये बात कही, 2-2 करोड़ रोजगार, 2-2 करोड़ रोजगार की बातें कही, तो उनको एक उम्मीद थी कि हाँ भाई ये शायद कुछ अलग करेंगे, हमें रोजगार मिलेगा। पर आज 9-10 साल हो गए हैं, मोदी जी के हिसाब से तो 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था। और मुझे ऐसा लगता है कि करोड़ों युवा जो है अप्लाई कर गया अलग कंट्रीज में रोजगार के ढूंढने के लिए। तो कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी कहती है कि हमने रिकॉर्ड तोड़ नौकरियां दी है। आपके सामने ही है, अगर रिकॉर्ड तोड़ नौकरियां दे ही होती तो क्या जरूरत थी बाहर जाने की लोगों को? क्यों बच्चे बाहर जा रहे हैं? यहाँ पर एक बात सुनिए, जिनके माँ बाप ने, बड़े बुजुर्गों ने 40-40-50 साल पूरी पीढ़ी दे दी यहाँ तक हमें पहुंचाने के लिए, और अब देख रहे हैं रोजगार ना होने के कारण वही जमीन जो उन्होंने 40 साल में बनाई या घर बना उसको बेच के बाहर जा रहे हैं। तो आप खुद पता लगा सकते हैं कितना रोजगार है। कितने पेपर लीक हुए हैं पिछले दिनों, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। इन्हीं को दिखता होगा शायद, वो अलग तरह का रोजगार होगा कुछ। पक्की नौकरियां तो खत्म ही कर दी, फिर उसके बाद डीसी रेट भी खत्म कर दिया, और रोजगार निगम, उसमें यही नहीं पता लग रहा किसी को कैसे करना है कैसे नहीं। और ये ट्रिपल पी जो भी नया आपने देखा है, कितने लोग परेशान हुए। इसमें भी कुछ लोग लड़के मेरे पास आए तो कह रहे थे कि भाई मेरे फादर की पेंशन है तो हमारी फैमिली इनकम 180 से ऊपर बन रही है, तो हमें जो है रोजगार निगम से बाहर कर दिया। ये कौन सा क्राइटेरिया है रोजगार देने का? फादर की आ रही है ना पेंशन, बच्चा तो बेरोजगार घूम रहा है ना, आप रोजगार दो। ये पता नहीं अलग अलग क्राइटेरियाज, और लोगों को पोर्टल में फंसा के रख दिया है। कांग्रेस तो ये कह रही है कि अगर हमारी सरकार आए तो इसको पोर्टल को खत्म किया जाएगा, क्या ये सही है? देखिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और सीएलपी लीडर माननीय अपना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बात कही कि हम लोग जो है जब ऐसी हमारी सरकार आएगी तो हम इस सिस्टम को जो है जड़ से खत्म करते हैं। तो वो जैसा कहते हैं वो करते हैं। 10 साल उन्होंने किया है, लोगों ने देखा है। एक इंसान तो ऐसा होता है जो सिर्फ आके आपके लोगों की वोट लेने के लिए ये बात कह रहा है, पर उन्होंने तो ये कार्य 10 साल में किए हैं, रोजगार दिया है। उनके टाइम पे जब सरकार थी 10 साल और वो सीएम थे, रोजगार में सबसे नंबर 1 पे था हरियाणा, पर कैपिटा इनकम में भी नंबर 1 पे था हरियाणा, खुशहाल था हरियाणा। और आज देख लो क्या है, अपराध में नंबर 1 है, बेरोजगारी में भी नंबर 1 है। तो आप कैसे ये जवाब उनको देना चाहिए जो ये कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया। अगर ऐसा होता तो फिर ये 37% बेरोजगारी का दर कौन निकाल के दे रहा है? हम थोड़ी निकाल रहे हैं, तो डाटा है, ऑनलाइन कहते हैं कि ये बीजेपी की संस्था है। क्या चीज है बीजेपी की संस्था जो ये रिकॉर्ड निकाल रही है? पता नहीं, ये इस तरह के जवाब कौन देता है कौन नहीं, पर डेटा आप ऑनलाइन है, आपके सामने है। और मैं सारी बात छोड़ दो, आप वैसे ही ट्रैवल कर लो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर, आपको लोग मिल जाएंगे, बेरोजगार खड़े मिल जाएंगे। ये जो आईएलटीएस के सेंटर खुले हुए हैं, यहाँ पे भीड़ लग रही है, रोज इमिग्रेशन सेंटर पे लोग जा रहे हैं, फाइलें लगवा रहे हैं। उसी से ही नहीं आप लगा सकते कि यहाँ पे बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि लोग बाहर जा रहे हैं? तो मुझे नहीं लगता कि डाटा की भी जरूरत है, आप खुद ही एनालाइज करते हैं, कर सकते हैं ये चीज। यमुनानगर में हाल ही में दिग्विजय चौटाला आए थे जो इंसो के कर्ता धर्ता। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो है पूरे हरियाणा क्या पूरे देश में इंसो सबसे बड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों लगता है कि बीजेपी का जो कांग्रेस का जो एनएसयूआई है वो उसको टक्कर नहीं दे पा रहा है? कौन कह सकता है कि ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है? दिग्विजय चौटाला का बयान। वो तो चलो उनका मानना है, ठीक है, होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। यूथ कांग्रेस 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं बने हुए, और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बाय इलेक्शन इलेक्ट होकर लोग आते हैं आगे। मतलब एक आदमी जो राजनीति में आना चाहता है, चाहे उसका बैकग्राउंड राजनीति हो ना हो, चाहे किसी गरीब घर से हो, वो भी चुनाव लड़के जो है आगे आ सकता है। सेम एनएसयूआई का पैटर्न है। तो सबसे बड़ा एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कांग्रेस की है, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो और या स्टूडेंट्स एनएसयूआई हो। तो वो कैसे कह सकते हैं कि हमारा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, वो उनकी सोच है, होगा, पर आप करें तो आप सरकार में हैं। उन्होंने सरकार आने से पहले बच्चों को ये कहा था कि छात्र संघ के चुनाव हम करवाएंगे। इनकी सरकार को 4 साल तो हो गए हैं,
उनसे करना चाहिए सवाल कि भाई अब तक छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं हो गए, क्यों नहीं हो रहे हरियाणा में दोबारा से शुरुआत हुई। ये बहुत टाइम से, जब से इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे ना, उस टाइम से ये बात रख रहे हैं कि हम लोग जो है छात्र संघ के चुनाव कराएंगे जब भी सरकार आएगी। अब तो सरकार आपकी है, आप डिप्टी सीएम है, करवाएं चुनाव, क्यों नहीं कराते चालू। यूथ कांग्रेस लगातार युवाओं के मुद्दे उठाती है, हरियाणा के जो बड़े मुद्दे होते हैं उसको उठाती है, और चंडीगढ़ से देखें पूरे हरियाणा में तमाम बड़े मुद्दे आपने उठाए हैं। क्या लगता है कि सरकार को इससे कुछ फर्क पड़ता है, कुछ सुधार किया है, कुछ जो कांग्रेस यूथ कांग्रेस की जो मांग है युवाओं की है उसकी तरफ फोकस किया है? देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप संघर्ष करते हैं तो उसका बिल्कुल फर्क पड़ता है। जैसे किसान आंदोलन में किसान डट कर बैठे रहे 1 साल दिल्ली, तो सरकार मजबूर हुई ना, उनको वापस लेना पड़ा। ऐसे ही जब 134A का मामला हुआ था बीपीएल स्टूडेंट्स के स्कूल में एडमिशन का, तो यूथ कांग्रेस ने एक बड़ा घेराव किया था कंवरपाल जी का, तो उस टाइम पे भी फिर ये दोबारा से इनको पोर्टल चलाना पड़ा। पीछे स्कूलों की लिस्ट आई थी, 1 साल लगभग हो गया इस बात को, जिसमें ये था कि कई स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तब भी यूथ कांग्रेस ने प्रत्येक स्कूल के गेट पर जाकर प्रदर्शन किया, तब भी उस पर रोक लगी। तो कहीं ना कहीं आप संघर्ष करते हैं। देखिए, हम ओपोजिशन में हैं, सत्ता पक्ष के लोग जब आपके आवाज नहीं उठाएंगे, जिस चीज के लिए आपको चुना गया है, वोट दी है, वो नहीं करेंगे, तो विपक्ष का दायित्व बनता है कि वो अपने लोगों की आवाज उठाने का काम करे, और वही यूथ कांग्रेस कर रही है और करती रहेगी। अब बात हरियाणा की कांग्रेस की करते हैं। आपको ही पता है कि कांग्रेस में गुटबाजी इन दिनों ज़्यादा हावी हो चुकी है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है तो दूसरी तरफ एसआरके का गुट है। ये गुटबाजी क्यों है, कौन सा गुट किस पर हावी हो रहा है? देखिए, वैसे हम तो यूथ कांग्रेस के हैं, हमारे यहाँ तो सिर्फ एक ही झंडा है और एक ही लीडर है। रही बात आप मेन कांग्रेस की बात करें, तो मुझे कहीं नहीं दिखता ऐसी गुटबाजी। जो चीज़ हो रही है, मुझे पता है पिछले दिनों जो वाक़ये हुए हैं, आप उसको लेकर ये बात कर रहे हैं कि गुटबाजी, पर उसमें आप कहीं का भी उठा के देख लें, जहाँ भी होगा 2-3 कुछ शरारती तत्व रहे हैं जो मीटिंग्स में आए, जिन्होंने हल्ला गुल्ला किया, और उसका एक रॉन्ग मैसेज आप लोगों के बीच में गया, उसी वजह से आप ये सवाल कर रहे हैं। तो ये से 2-3 लोग ही हैं जो इस तरह की चीज़ें हर जगह कर रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज सब क्या कहते हैं, सेटल्ड है। अब जल्दी संगठन की लिस्टें भी आ जाएंगी, और वैसे भी हमारे जो लीडर्स हैं वो हाथ से हाथ जोड़ों के माध्यम से जगह जगह गांव-गांव में लोगों के बीच में बैठ के ले रहे हैं, जा रहे हैं। तो कांग्रेस हर तरह से मजबूत है। रही बात गुटबाजी की, तो कुछ लोगों की वजह से जो है एक गलत मैसेज जा रहा है, और कुछ नहीं। मेरा अंतिम सवाल विशाल जी आपसे है कि यमुनानगर की चारों सीटों पर कांग्रेस की किस तरह की तैयारी है, और कितनी सीटें इस बार कांग्रेस यमुनानगर से जीतने वाली है? देखिए, विपक्ष आपके समक्ष जो हुआ था अप्रैल में, उसी ने क्लियर कर दिया था कि इस बारी यमुनानगर जिले की चारों सीटें जो है कांग्रेस को मिलेंगी, और इस बारी हरियाणा में 100% मैं कहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम बनेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विशाल सैनी जी को, जिन्होंने कहा कि हरियाणा में इस बार जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने युवाओं के यूथ के मुद्दे को उठाया, इसके अलावा उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया। द समर न्यूज के लिए परवेज खान, यमुनानगर।